आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, जिसके रचनाकार उमाशंकर जोशी जी हैं, इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग सर्वप्रथम जोशी जी के संक्षिप्त परिचय से परिचित होंगे। उसके बाद हम लोग दोनों पाठों को अलग अलग पूरा करेंगे, जिसमें शुरू करेंगे हम लोग छोटा मेरा खेत से। अतः दूसरा नंबर हम लोग का हो जाएगा छोटा मेरा खेत पाठ का परिचय, और तीसरे नंबर पर कविता छोटा मेरा खेत का सारांश समझेंगे। चौथे नंबर पर कविता छोटा मेरा खेत का व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। और पांचवें नंबर पर हम लोग छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य देखेंगे, और छठवें नंबर से कविता बगुलों का पंख शुरू होगा, जिसमें छठवां नंबर होगा बगुलों के पंख का परिचय, कविता का परिचय, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सातवें नंबर पर कविता बगुलों के पंख की व्याख्या करेंगे, जिसके तहत पुनः वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। एवं अंतिम बिंदु होगा बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए जोशी जी से परिचित होने का प्रयास करेंगे। गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमाशंकर जोशी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1988 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं को हम लोग ध्यान दें। इन्होंने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। आइए क्रम से देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। एकांकी, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि इनकी एकांकी। कहानियों को देखें। सपना भारा शहीद, उपन्यास श्रावणी मेड़ो विसामो, निबंध पारकांजप्या। संपादन भी इन्होंने किया। इनके द्वारा संपादित देखिए गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सानेट, स्वप्न प्रयाण तथा संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अनुवाद भी इन्होंने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद किया इन्होंने। उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता को नया स्वर व नई भंगिमा प्रदान की। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी। इनका साहित्य की विविध विधाओं में योगदान बहुमूल्य है। हालांकि निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। जोशी जी की काव्य भाषा सरल। इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य व प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई। इन्होंने कविता के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता छोटा मेरा खेत का परिचय समझने का प्रयास करेंगे, उससे परिचित होने का प्रयास करेंगे। कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की
कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़, तात्पर्य यह है कि भावनात्मक आदि से कवि का तात्पर्य होगा कि प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता छोटा मेरा खेत का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आदि के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और छोटा मेरा खेत कविता जो है इसको दो भागों में हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य होगा। आइए पुस्तक देखिए, छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़ का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचनाकार गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। इसके प्रसंग को देखें। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। आइए इसकी व्याख्या को करने का प्रयास करें। मैं भी एक प्रकार का किसान, कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना ही है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर
कविता उगाता हूँ। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आई आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज न जाने कहां से चला आता है। वह भाव बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर लेते हैं, सर्वजन का विषय बना डालते हैं, सबकी अनुभूति बना डालते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। कविता भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाती है, वह सबके लिए समर्पित हो जाती है। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य पर नजर दौड़ाएं। संपूर्ण कविता में सांग रूपक अलंकार है। कवि ने खेती और कविता की तुलना बहुत सूक्ष्म ढंग से की है। कागज के पन्ने और चौकोर खेत में आकार और गुण की समानता है। बीज भाव रूपी बीज का प्रतीक है, इसलिए यहाँ रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है। बीज गल गया निशेष इस बात का सूचक है कि जब तक कवि का हृदयस्थ भाव पूरी तरह अहम मुक्त नहीं होता, पूरी तरह रचता बसता नहीं, पूरी तरह अनुभूति के साथ एकाकार नहीं होता, तब तक कविता की रचना संभव नहीं होती। कल्पना रूपी रसायन में रूपक है, शब्द रूपी अंकुर में रूपक है, पल्लव पुष्प, रस, अलंकार गुण आदि को व्यक्त करते हैं। अतः यहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, पल्लव पुष्प गल गया तथा बोया गया में अनुप्रास है, बीज रूपी भाव लुप्त है, अतः रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने कवि कर्म को खेती करने के समान कहा है। भाव और कर्म की समानता के कारण यह अंश सुंदर बन पड़ा है। भाषा अलंकारिक है। कवि ने अपने मौलिक कल्पना से भावों को उपमानों द्वारा व्यक्त किया है। संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। पल्लव पुष्पों में अनुप्रास अलंकार है। अंधड़ इस बात का सूचक है कि कविता सुनियोजित नहीं होती। कहीं कोई भाव अनजाने में ही कवि हृदय से प्रस्फुटित होता है और कविता बन जाती है। सच्ची कविता बुनी नहीं जाती, निर्झर की भांति स्वयं फूटती है। पुनः पुस्तक देखें, दूसरा भाग कविता का। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रुपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। आइए इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है, जिसके रचनाकार गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। इसके प्रसंग को देखें। इस कविता में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। आइए इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जब
कवि के हृदय में पलने वाला भाव पककर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लगता है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है, परंतु कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती, वह युगों युगों तक रस देती रहती है। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होता। कविता शाश्वत होती है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करते हैं। काव्य रस को अलौकिक कहा गया है। वह अन्य सांसारिक तथा भौतिक रसों से ऊपर होता है। सच्ची कविता किसी विशेष क्षण में उपजे भाव से प्रसूत होती है। कवि ने कविता की तुलना अनंत काल तक रस देने वाले फल के रूप में की है। यह तुलना बहुत सटीक, सुंदर और सार्थक है। रस शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, फलों का रस तथा काव्य आनंद। यह कविता मुक्त छंद की है। इसका सौंदर्य अर्थलय में निहित है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और छोटा मेरा खेत कविता के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। कवि ने रूपक के माध्यम से कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तथा पकने पर उससे फल मिलता है, जिससे लोगों की भूख मिटती है। इसी तरह कवि ने कागज को अपना खेत माना है। इस खेत में भाव की आंधी से कोई बीज बोया जाता है, फिर वह कल्पना के सहारे विकसित होता है। शब्दों के अंकुर निकलते ही रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है तथा इससे अलौकिक रस उत्पन्न होता है। यह रस अनंत काल तक पाठकों को अपने में डुबोए रखता है। कवि ने कवि कर्म को कृषि कर्म से महान बताया है, क्योंकि कृषि कर्म का उत्पाद निश्चित समय तक रस देता है, परंतु कवि कर्म का उत्पाद अनंत काल तक रस प्रदान करता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और जोशी जी की दूसरी कविता बगुलों के पंख उससे परिचित होने का प्रयास करते हैं। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य के अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नैनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बींधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। दोनों ही जो कविताएं हैं
का गुजराती से हिंदी रूपांतरण जानते रहिए आप लोग, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और बगुलों के पंख कविता का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। यह कविता सुंदर बिंबयुक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नैना विराम दृश्य के में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता बगुलों के पंख का व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य देखेंगे, जिसके तहत हम लोग सर्वप्रथम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और तब फिर काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। नभ में पाती बंधे बगुलों की पंख चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बधी बगुलों की पांखें। आइए इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचनाकार उमाशंकर जोशी जी हैं। तो इसके प्रसंग को देखिए। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है। आइए इस कविता की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है, आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध होकर विहार कर रहे हैं। उनमें इतना आकर्षण है कि वे मेरी आंखों को चुराकर ले जा रहे हैं। आशय यह है कि मैं टकटकी लगाकर उन्हें निहार रहा हूं। आकाश में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है। उसे देखकर यूं लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया विहार कर रही हो। यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता आकाश में विहार कर रही है और मुझे अपने जादू से बांध रही है। कवि को भय है कि यह रमणीय दृश्य कहीं ओझल न हो जाए, इसलिए वह गुहार लगाकर कहता है, कोई तो उसे जरा सा रोक कर रखो, मैं इस दृश्य को और देर तक देखते रहना चाहता हूं। इस सुरम्य वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्तियां मेरी आंखें ही चुरा लेंगी। इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूं। आइए इसके काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा विशेष रूप से मधुर और कोमलकांत है। पाती बंधे हौले हौले बगुलों की पाखें जैसे प्रयोग विशेष रूप से नरम और मुलायम बन पड़े हैं। इनमें अनुनासिकता के कारण रंजकता का समावेश हो गया है। हौले हौले
में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसे कोई तनिक रोक रखो में अनुप्रास है। यह गुहार मानो कवि के अभिभूत हृदय की गुहार है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा लघु लघु संस्कृत निष्ठ शब्दों के योग से निर्मित हुई है। आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुले मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। कजरारे बादलों का घुमाना यो लगता है मानो सांझ अपने पूरे तेज से घेर आई हो। नभ में पाती बधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। बगुलों की श्वेत पंक्तियां कवि की आंखों को चुराकर भाग रही हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य समझने का प्रयास करते हैं। यह सुंदर दृश्य कविता है। कवि आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफेद काया के समान लगते हैं। कवि को यह दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है। वह इस दृश्य में अटक कर रह जाता है। एक तरफ वह इस सौंदर्य से बचना चाहता है तथा दूसरी तरफ वह इसमें बंधकर रहना चाहता है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में उमाशंकर जोशी द्वारा रचित में छोटा मेरा खेत और दूसरे कविता बगुलों के पंख को समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार का संक्षिप्त परिचय, पाठ का शब्दार्थ एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका आप लाभ उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।